हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपनी उसी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के चौथे वीडियो में। कौन सी सीरीज़? जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड्स के लिए, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं JH के बोले तो झारखंड के लिए। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं राजा बाबू, 40। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। क्या है? कौन से बाजार में AR = MR होता है? AR होता क्या भैया? हम यार मतलब एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज बोले तो औसत, है ना। एम बोले तो सुना है मुन्ना भाई का। रेवेन्यू बोले तो आगम, इसी को हम लोग दूसरा नाम भी कुछ बोलते हैं, संप्राप्ति, जो हमारी किताब में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, तो क्या हो गया? औसत आगम। ठीक, और ये क्या हो गया? MR, मार्जिनल यानी कि सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति। अच्छा, ये दोनों बराबर हों। क्या है? ये दोनों बराबर हों। ये दोनों बराबर कब होते हैं? ये दोनों बराबर तब होते हैं जब कोई वस्तु हमेशा ही एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। किस पे बेची जाती है? कीमत निश्चित हो। अच्छा, ऐसा कब होता है? कीमत निश्चित कब होती है? जब कीमत जो भी मार्केट ने डिसाइड की सारे लोग उसी को मान लें। तो यहाँ पर क्या होता है? प्राइस टेकिंग बिहेवियर। इसकी बात हम लोगों ने की थी कि नहीं की थी? यानी कि जो भी कीमत है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। कौन? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आपका उत्तर हो गया A। आगे बढ़ जाओ जय। ठीक, अच्छा, क्या हुआ? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन सा वक्र कीमत रेखा को व्यक्त करता है? क्या बोला मैंने? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन सा वक्र? अभी आपको ऊपर क्या बताया कि कीमत जो है निश्चित होनी चाहिए। अच्छा, अगर 5 रुपये किसी एक चीज़ की कीमत है तो पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदोगे? 5 रुपये में। 5 रुपये कीमत है, 2 वस्तुएं खरीदी, कितने में खरीदोगे? 10 रुपये में। 5 रुपये कीमत है, 3 वस्तुएं खरीदी, कितने में खरीदोगे? 15 में। आप कहोगे सर पागल हो गए। देखो यार, ये क्या है? ये है आपकी कीमत। ठीक, ये क्या है? क्वांटिटी। ठीक, ये क्या है? Q × P, यानी कि क्या होता है ये? रेवेन्यू। लेकिन अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी? AR, और यहाँ पे MR भी बना देते हैं। AR और MR बना दें। ठीक, इसको कर देते हैं हम लोग, बिगाड़ देते हैं। क्यों बिगाड़ देते हैं? ये अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं राजा बाबू, इसलिए दुखी मत हो, है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक, अच्छा, क्या हुआ? ओ थैंकफुली हो गया, मुझे लगा गया नहीं। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जितना पैसा खर्च किया, जितनी वस्तुएं थी उनसे भाग दीजिए, तो 5 में 1 से भाग दोगे कितना मिलेगा? 5। मार्जिनल क्या होता है? अगली इकाई के लिए जो आपको पैसा खर्च करना पड़ा। तो यहाँ पर 5 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो उससे पहले जब 0 इकाई थी तो आपने 0 खर्च किया था, तो 0 से 5 में कितने जोड़ना पड़ा? 0 में कि 5 आया तो 5 जोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखो 10 में 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 5। अच्छा, अब 5 से आप 10 में गए तो कितना आपने जोड़ा? 5। तो ये भी MR भी 5 हो गया। फिर आप जब 3 वस्तुएं बेच रहे आपने खरीदी तो 15 रुपये दिया, तो 15 को 3 से भाग दो तो औसत कितना आ गया? 5। और इसी में 10 से 15 में गए तो कितना आ गया? 5। तो आप देखो यार, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, जो आपका औसत रेवेन्यू है और जो आपकी कीमत है, सब कुछ 5 ही 5 है। 5 5 5 आ गया। तो यहाँ से क्या होता है? हम लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान देखा था कि हमारी AR = MR = P होता है। इसी को हम लोग कीमत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमत रेखा। हमेशा होता है क्या? हमेशा नहीं होता राजा बाबू। परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि कब होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? कौन सा वक्र कीमत रेखा को व्यक्त करता है? AR = MR, यही। ठीक, और यही चीज एक और हो जाती है, मालूम है क्या? यही आपका डिमांड कर्व भी होता है। क्या होता है? मांग वक्र भी हो जाता है। किसी भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म है, उसके लिए जो मांग वक्र होता है वो भी यही लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? 4 चीजें। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। आपको याद नहीं है तो भाई साहब वीडियोस जाकर के देख लो, रानी बिटिया वीडियोस जाकर के वापस देख लो एक बार। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार बाजार में AR और MR वक्र में क्या संबंध है? हम लोगों ने अभी बात की थी पूर्ण बाजार की। यहाँ पर आ गया आपका एकाधिकार बाजार, तो एकाधिकार की बात भी कर लेते हैं। एकाधिकार में क्या होता है? कुछ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? यहां से आपका जाता है ऐसे एवरेज रेवेन्यू, और उसी से नीचे जा रहा होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि हर पॉइंट पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है? नीचे है। क्या है? नीचे है। देखिए AR यहाँ पर है, नीचे है, यानी कि
तो क्या हो जाता है कि ए आर जो है वो ज़्यादा होगा, एम आर जो है वो कम होगा, यानी कि बी पॉइंट जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी सब कुछ गलत है। और ऐसे में आपको अगर हंसने का मन करे तो आप इसको देख लो, यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। मिस संबंध पूछा गया, ये तो गुणा करा रहे हैं भाई, तो ये कोई संबंध थोड़ी हुआ। यहाँ समझ में आ रहा है कि चलो बराबर है, यानी कि संबंध बराबरी का है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए आर बड़ा है तो संबंध जो है उसमें ए आर बड़ा है। यहाँ पर आ रहा है ए आर छोटा है, ये क्या है भाई, है ना। तो ये मजाक है, ये मजाक है। इसको देखते ही इसको गलत कर दो। जो लोग इसको मार करके आएंगे उनको देख करके एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि हाँ ये लड़का थोड़ा अद्वितीय क्षमता का धनी है। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो यहाँ पर लाभ अधिकतमीकरण की शर्त आ गई। हम लोगों ने इसको कितनी बार पढ़ा था, एम आर इज इक्वल टू एम सी, पहली चीज। दूसरी चीज हुआ करती थी क्या, याद है, नहीं याद है, अभी रुको आपको याद करा देता हूँ ग्राफ बना करके फटाफट। ऐसा हम लोग कुछ ग्राफ बनाया करते थे। अब सोचें कहाँ बनाते थे ये सब, कब होता था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके साथ थोड़ी समस्या है। ये मान लीजिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो आपका ए आर एम आर सब कुछ यही होगा। और ये आपका जो ये वाला कर्व है एकदम देखो सही लिखा है, एम सी के मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, यानी कि ये सीमांत लागत और ये आपका सीमांत संप्राप्ति वक्र है। तो यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है। ये बिंदु ए अगर है, ये बिंदु बी है, तो दोनों ही जगह पर एम सी एम आर के बराबर है। तो क्या दोनों ही जगह पर आपको लाभ अधिकतम होगा? नहीं। जहां पर आप ए आर वाली लाइन को नीचे से काटते हो, कहाँ से काटते हो, नीचे से, ठीक है, वहां वाले यानी कि बी वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपको लाभ अधिकतम हो रहा होगा। तो शर्त क्या क्या हो जाएगी, जहां एम आर इक्वल टू एम सी। ये तो बात सही है, लेकिन ये तो ए पर भी है, लेकिन ए पर क्या है, लाभ अधिकतम नहीं हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है आपको। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं क्या है, जहां पर एम सी वक्र रेखा एम आर को नीचे से काटे। यहां पर देखो काट तो रही है, ए पे क्या हो रहा है भाई, ए पर ऊपर से काट रही है। यहाँ पे लाइन खिंची हुई थी, नहीं आया समझ में। लाइन पहले से खिंची हुई थी कि नहीं खिंची हुई थी, लाइन ये खिंची हुई है आपकी। अब आप एक बार इसको ऊपर से काट रहे हो, तो जब ऊपर से आकर के काट रहे हो तो नहीं माना जाएगा। जब नीचे से काट रहा है उस वाले बिंदु को मानते हैं। क्यों मानते हैं, ये सारी कहानी हम लोगों ने डिटेल में बात कर रखी थी। तो तीसरा ऑप्शन अपने को दे रखा है, ए और बी दोनों यही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को टिक मार करके आगे आ जाओ। फर्म को हानि होती है, हानि कब होती है। टी आर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, कुल पैसा कितना आया। टी सी क्या होता है, कुल लागत। अब अगर टी आर यानी कि जो पैसा आया और ये जो पैसा गया, आया कम हो जाए, गया ज़्यादा हो जाए तो हो जाएगी हानि, और फिर आपको दुकान लंबे समय में बंद करनी ही पड़ जाएगी। तो यानी कि अगर टीसी बड़ा है, क्या है, टीसी बड़ा है, टीसी मतलब टिकट कलेक्टर नहीं, ठीक है, ये हो गया, टीटीसी बोलते हैं उनको, खैर अलग बात हो गई। आपको समझ में आ गया ना। बाकी ऑप्शंस में क्या है, एम आर इक्वल टू एम सी, भाई ये तो आपकी लाभ अधिकतमीकरण की शर्त होती है पहली, ये तो होता ही नहीं है। टी आर ज़्यादा होगा तो आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है, ये अगर बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा, शून्य लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, वस्तु की कीमत व बाजार मांग के बीच कैसा संबंध होता है। हमेशा संबंध जो है वो ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं के केस में यही होता है। जिन वस्तुओं के केस में ऐसा नहीं होता हम लोग क्या बोला करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है। बहुत ही रेयर गुड्स वो चीज़ें होती हैं, नॉर्मली हमेशा ही आपका ऋणात्मक संबंध हुआ। क्यों भाई, क्यों हम लोग ग्राफ बनाया यार, कितनी बार तो बनाया है। ये आपका प्राइस है, क्या है, प्राइस। ये आपका क्या है, क्वांटिटी, ठीक है, डिमांडेड। अब यहाँ से क्या हो गया, ऐसा आपका मांग वक्र आ गया। तो जब मांग वक्र कुछ ऐसा है, इसका मतलब जब प्राइस ज़्यादा है तो मांग हो रही है कम, इतनी सी। जब प्राइस हो गया कम, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए तो मांग हो गई इतनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये आपको कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, मांग वक्र की बात पे यहाँ पर ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। अगले बिंदु पे चलते हैं, वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, पूर्ति बढ़ गई है। तो देखो ध्यान रखो यार, हमेशा ही हम लोगों ने चाहे मांग की बात करो चाहे पूर्ति की बात करो, मांग वक्र हमारा कैसा होता था, ऐसा होता था, हम लोगों ने भी ऊपर देखा। अगर मान लीजिए मांग ही पूरी बढ़ जाती तो पूरा मांग वक्र जो है आपका क्या हो जाता है, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर पूर्ति बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, पूर्ति, तो पूर्ति भी पूरी तरह से दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन पूर्ति का जो कर्व होता है वो ऊपर होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो पूर्ति वक्र जब दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये कब शिफ्ट हो जाएगा, जब बढ़ रही है। और पूछा क्या गया, वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर, तो पूर्ति वक्र किस तरफ शिफ्ट होगा, दाईं ओर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बाएं और दाएं का बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उन लोगों को बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। इसलिए बचपन में जब सिखाया गया था कि दाईं ओर क्या होता है, बाईं ओर सड़क पे चलना चाहिए, तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए था। ये समस्या बहुत ही कम लोगों की होगी, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भी होती है। सारे तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोगों को, बाईं तरफ खिसक सकता है, स्थिर रहता है, कहीं भी खिसक सकता है। ये देखिए, इसको आपको हंसने का मन कर जाए एग्जाम में तो आप ऐसा पढ़ा चाहिए, कहीं भी खिसक सकता है ना, मतलब अपनी मर्जी है। तो ये सारे आंसर्स गलत है, इसमें ए ठीक हो जाएगा। आगे कहाँ पहुँच गए,
एकाधिकार, ठीक है, मोनोपोली। क्या होता है ये? मोनोपोली। एकाधिकार बाजार से क्या आशय होता है? एकाधिकार में कौन होता है भाई? एक ही कंपनी है, वो जो बेचेगी आपको लेना है, वो जितने में बेचेगी आपको लेना है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो एक पर्टिकुलर लेवल पर जाती है। लिंक मिला के बाद क्या होता है? एक ही कंपनी है, यही है। तो क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, ये तो परफेक्ट कंपटीशन होता था, तो इसको तो आप क्या कर दो? काट दो, खत्म हो गया। क्रेता विक्रेता की सीमित संख्या, भाई सीमित नहीं है यार, क्रेता तो एक, आप समझो खरीदने वाले तो बहुत हो सकते हैं, विक्रेता की बात होती है। अत्यधिक विक्रेता का होना ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक ही विक्रेता का होना यही आपका सही है, और इसको मिल जाएंगे जब आप सही टिक करके आ जाओगे 100 आउट ऑफ 100 एक नंबर में, यानी कि एक नंबर का 100% कितना होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अच्छा आगे चलते हैं। प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? सरकार करती है। इसको भी आप ये तो काफ़ी मुझे सही लगा था। लिखा हुआ है भाई साहब वित्त मंत्री द्वारा, है ना, सीतारमन जी कर देंगी। ऐसा नहीं है, प्रतियोगी बाजार में नहीं। देखो सरकार का कोई भी हस्तक्षेप होता है वो प्रतियोगी बाजार में नहीं होता। सरकार बाजार के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है। सरकार की दखलंदाजी इसलिए होती है जहाँ पे बाजार सरकार के हिसाब से अपेक्षित रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा। तो प्रतियोगी बाजार क्या होती है? मांग आपकी ऐसी हो गई, पूर्ति ऐसी हो गई, यहाँ पे कट किया, यही आपका, यानी कि जो आपकी पूर्ति है और मांग, उनका जो आपको साम्य मिलता है, जो इक्विलिब्रियम मिलता है, वो डिसाइड करता है यार, है बात की नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा लिखा हुआ है तो इसको तो काट ही दो। सरकार द्वारा, अब सरकार का ही एक मंत्री होता है वित्त मंत्री यार, तो ये दो बार इन्होंने ऑप्शन नहीं सोच पा रहे होंगे क्वेश्चन बनाने वाले, तो उन्होंने एक ही बात को दो बार घुमा के लिख दिया और दोनों ही गलत है। तो आप जो समझदार लोग वो सोचेंगे सरकार में वित्त मंत्री तो कर सकता होगा, दोनों ही दिए हुए हैं तो दोनों तो गलत हो सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन वाला है। इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो, हालांकि बहुत गंदा तरीका है क्योंकि इतना आसान प्रश्न है। विक्रेता द्वारा, विक्रेता कब डिसाइड करता है यार? मोनोपोली में कर सकता है, उसके पास पावर होती है। यहाँ पे तो सारे क्या होते हैं? प्राइस टेकर्स होते हैं। कब? प्रतियोगी बाजार में। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया आपको क्या बताइए? मांग व पूर्ति के साम्य द्वारा बी। आगे बात समझ में। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अंतिम प्रश्न पर इस वीडियो के, जिसमें है अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में, यानी कि दीर्घकाल क्या होता है? लॉन्ग रन, है ना। लॉन्ग रन में क्या होता है? फर्मों को कैसा लाभ प्राप्त होता है? असामान्य लाभ। असामान्य लाभ तो भाई शॉर्ट रन में ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप असामान्य लाभ कर रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बहुत सारी फर्म्स हैं वो देखेंगे कि यार इस इंडस्ट्री में फ़ायदा है। मान लीजिए कपड़ा की इंडस्ट्री में बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो लोग सोचते हैं यार सारी दुकानें बंद करो, पानी के बताशे की दुकान बंद करो, लोहे की दुकान बंद करो। सारे लोग क्या करते हैं? कपड़े की दुकान बना खोल लेते हैं, क्यों? इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के नॉर्मल प्रॉफिट से पहुँच जाओगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य लाभ। और इसी को हम लोग शून्य लाभ भी कहते हैं, शून्य इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। और इसी वजह से ये प्रश्न आपका कई जगह पर दे रखा है। तो अब कई लोग सोचेंगे यार इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, तो सामान्य लाभ तो बिल्कुल सही है, लेकिन शून्य लाभ क्यों? जब हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स से बात करते हैं, देखिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स अलग बात होती है। फाइनेंशियल कॉस्ट अलग चीज़ है, इकोनॉमिक कॉस्ट अलग चीज़ है। अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक लागत की बात करते हैं, जिसमें हमें वास्तव में शून्य लाभ ही हो रहा था, और शून्य लाभ को ही सामान्य लाभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि शून्य लाभ का मतलब क्या है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है उससे जो आपको लाभ होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि इसमें अवसर लागत को ऑलरेडी इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये शोएब अख्तर की बॉल होगी, बाउंसर निकल गई, है ना। क्यों निकल गई? क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस को ठीक से नहीं देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए अपनी क्लास के पैकेज में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोनों ही उत्तर सही हैं। अब यहाँ पर क्या है समस्या? क्या है कि प्रश्न गलत है, लेकिन ये बहुत जगह दे रखा था, इसलिए हम लोगों ने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि आप दोनों ही में से कुछ भी मार करके आ सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऐसे प्रश्न में लिख दिया करो, रंगबाजी में लिख दिया करो। रंगबाजी समझते हो? यूपी में टर्म चलता है। लिख दो कि इसके दोनों ऑप्शंस ठीक हैं सर, सी और डी। तो जो एग्जामिनर होगा उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, वो सोचेगा कि लड़का तो हीरा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने, जिन लोगों ने कुछ भी डाउट हो तो उनके लिए आंसर्स लिखे हुए हैं, वो लोग फिर से एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक करता रहता हूं बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। इस बार वैसे भी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या हुई है, तो हमारी कोशिश है जितनी मदद की जा सके सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए, तो वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये सारी वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। ठीक से पढ़ाई करते रहिए, बच करके रहिए, बहुत कठिन समय है, सारे लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।